हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन ब्रेकर। हम यूनिट 5 का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और इसका नाम एक जो चैप्टर का नेम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उन उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ा था। तो हम जब हमारी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतनी ज़्यादा क्यों नहीं ग्रो करी थी जितना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। हमारी जो करंट अप्रोच है वो क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए उतना ज़्यादा काम कर रही है। हमारी जो क्या हमारे पास हमारी इकोनॉमी के पास सॉल्यूशन क्या अवेलेबल है कि हम इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकें। तो जो 1991 का एलपीजी रिफॉर्म हुआ था वो हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा लिबरल इकोनॉमी बना रहा था, हमारी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बना रहा था। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो एम था, जैसे कि 25% अचीव करने का एम था, लेकिन हम वो नहीं अचीव कर पा रहे थे। तो उसका हम कुछ रीज़न समझेंगे। हम उसके पहले अपनी पोजीशन को देखते हैं। जैसे कि जब ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में हो रही थी एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, उस टाइम पे जो फैक्ट्रीज़ का ग्रोथ था वो 7 to 8% पर ईयर था, जो कि 1980s वाले टाइम से तो बेहतर था, लेकिन हमारा जो गोल था वो मीट नहीं हो पा रही थी। इस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी बेटर प्रोडक्ट्स भी बना रही थी, अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफ़ाई कर रही थी और न ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड कर रही थी। हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़े थे जितना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। हमारी इकोनॉमी की कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि हमारी इकोनॉमी मैंने एक मतलब 14 से 15% वाले ग्रोथ रेट में स्टक हो गई थी। ये ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मैं बता रही हूँ। और 25% वाला टारगेट नहीं अचीव कर पा रही थी। लेकिन वहीं पे जो अदर कंट्रीज़ थी, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी, जैसे कि चाइना, वो अपने गोल को अचीव कर पा रही थी इंडस्ट्रियल बूम के बाद। मोर इम्पोर्ट्स क्या कहते हैं, उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी इम्पोर्ट कर रही थी, तो वो भी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स नहीं क्रिएट हुए थे, तो ये भी उस टाइम की प्रॉब्लम थी। और जैसे कि अदर कंट्रीज़ थी, वो ना एग्रीकल्चर सेक्टर से फैक्ट्रीज़ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ उतनी जॉब्स अवेलेबल ही नहीं थी, तो हमारे फार्म्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स काम कर रहे थे, वो उनका शिफ्ट नहीं देखने को मिला था। क्यों हमारी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी जितना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि पहला प्रॉब्लम तो ये था कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी। हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर का वीक होना, मतलब हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर वीक थी, जिसकी वजह से जो वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे उनको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा था। और वो जब उनकी परचेसिंग पावर उतनी नहीं थी, तो वो फैक्ट्री गुड्स भी नहीं खरीद पा रहे थे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसके लिए ही प्रोडक्ट्स को बनाती। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का वीक होना, जैसे रोड्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सारी चीज़ों का वीक होना, जिसकी वजह से हमारा जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन था वो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी। जो हमारी पॉलिसीज़ थी उस टाइम की, वो थोड़ी गलत थी। मतलब अगर वो अब मतलब टोटली मार्केट के पे डिपेंडेंट होने लगी थी, जो कि एक रॉन्ग अप्रोच था। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलना चाहिए था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और जो इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स थी, मतलब उस उनको इग्नोर कर दिया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स नहीं क्रिएट किया गया था। जो अपनी हमारी इकोनॉमी की जो इम्पोर्ट्स थी अचानक से मतलब बढ़ गई थी, तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को, जो हमारी फैक्ट्रीज़ वाले सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, मतलब हमारी बढ़ नहीं पाई थी। और तो और कई सारे जो ग्लोबल चैलेंजेस उस टाइम के थे, जैसे कि जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे आजकल के जो डेवलप्ड नेशन हैं, वो ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे थे कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट ले रहे थे। ये नहीं कि आप पूरी तरीके से मार्केट्स पे रिलाई कर रहे थे। और जो अमेरिका था, मेक इन अमेरिका आया था उस टाइम पे, तो वो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहा था अदर इकोनॉमीज़ से, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा था कि हम अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करें। अब देखेंगे कि क्यों ये रिफॉर्म्स हमारे लिए मतलब उतना अच्छा नहीं कर पाया।
क्यों प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाया। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मतलब मानना है कि जो हमारे यहाँ के रूल्स थे उनको मतलब हटा देना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमें गोल अचीव करने का हम जो गोल अचीव करने का सोच रहे थे उसको हम हमें गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन जो नागराज जी कहते हैं कि नहीं, ये मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको कट कर दें तो हमारी इकोनॉमी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अचानक से बढ़ने लगेगी। वो कुछ अदर रीज़न्स बताते हैं, जैसे कि जो हमारी अलग से जो कंट्रीज़ थे जो कि अच्छा कर रही थी उस टाइम पे, जैसे जापान और चाइना, वो गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ अच्छा कर रही थी। मतलब गवर्नमेंट से सपोर्ट भी ले रही थी, मार्केट्स को फ्री भी बना रही थी। ऐसा नहीं कर रही थी कि सिर्फ मार्केट मार्केट को फ्री कर रही हैं कि फैक्ट्री अचानक से बढ़ जाएगी हमारे यहाँ की अच्छी हो जाएगी मतलब। फिर जो मार्केट में प्रॉब्लम्स हो रही थी वो मार्केट्स सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी ख़राब थी, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर ख़राब था। फिर तो और कई सारे फेलियर्स के रिस्क भी थे, जैसे कि जो लिबरलाइजेशन हो गया था उस टाइम पे इम्पोर्ट्स बढ़ गए थे, तो हमारी इंडिया उस पे कंट्रोल नहीं कर रही थी। तो ये सारे भी हमारे क्या कहते हैं उस टाइम इसकी वजह से भी ये ज़्यादा फिक्स नहीं हो पाया था। उसके बाद हम नागाराज बता रहे थे कि कुछ मतलब सॉल्यूशन अवेलेबल है, जैसे कि जो प्रॉब्लम्स थी हम अगर उस पे काम कर लें तो हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सही हो सकती है। पहला प्रॉब्लम ये था कि हम जो हमारी कौन एग्रीकल्चर सेक्टर वीक थी, हमें उस पे काम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए। जो गवर्नमेंट का रोल अचानक से पूरा ख़त्म हो गया था, पूरी इकॉनमी मार्केट इकॉनमी की तरफ बढ़ रही थी, हम उसको लिमिटेड करते, हम अपने गवर्नमेंट को एक्टिव बनाते ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट बैंक्स को क्रिएट करते ताकि लोन वगैरह में प्रॉब्लम ना हो फैक्ट्रीज़ को आगे बढ़ने के लिए। जो पब्लिक कंपनीज़ थी उनको और ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट की हेल्प से इसको स्ट्रॉन्ग बनाते। जो पॉलिसीज़ हमने ऊपर पढ़ी कि गलत थी उनको हम सही करते। हम ऐसे ही रूल्स बनाते जो हमारी फैक्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रही होती, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएट करने के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करती। हमारी जो एक टेक्नोलॉजी थी उस पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके टेक्नोलॉजीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते ताकि जो फैक्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बेहतर कर पाता। हमारे लिए ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि जो मेक इन इंडिया 2015 में आया था वो आया तो वैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही था, लेकिन वो उतना ज़्यादा इनफ नहीं रहा कि काम कर पाता। फिर जॉब क्राइसिस भी थी हमारे यहाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब नहीं थी। इसलिए भी हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया था कि हम जॉब क्रिएट करें, फ्यूचर ग्रोथ के लिए हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो पाए। इस वजह से भी हम इस हमारे लिए ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ हमारे लिए मैटर कर रहा था। फिर से ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता भी है तो यही आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों मतलब नहीं ग्रो कर पाया था रिफॉर्म्स के बाद भी। तो मैं अब इन सारी चीज़ ऊपर जो चीज़ें हमने कवर की उसका कंक्लूजन है कि जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थी उतनी ग्रो नहीं कर पाई थी, अपने गोल को मीट नहीं कर पा रही थी, 25% वाले गोल को ज़्यादा जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रही थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट से कम ही था। और फिर जो इकॉनमी का ग्रोथ रेट था मतलब वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर था एक जीडीपी में वो बढ़ नहीं रहा था। 1991 रिफॉर्म्स मतलब कई तरह से मदद तो किया था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाया था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी। हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स पे डिपेंड हो रहे थे, ना कि गवर्नमेंट से सपोर्ट। उस टाइम पे हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना चाहिए था, बेसिकली ये है। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे का चैप्टर मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइज़।